हेलो स्टूडेंट, मैं सुखजीत कौर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी मैं आपको। आज पॉलिटिकल साइंस में आपके दो पेपर हैं। तो फर्स्ट पेपर है जो आपको सर पढ़ाएंगे। सेकंड जो पेपर है भारतीय राजनीतिक सामाजिक विचारक, ये राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस पेपर में जो सिलेबस है आपका वो 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है आपका। और सिलेबस आपको बुक के फ्रंट में मिल जाएगा, कोई भी बुक हो उसमें आपको शुरुआत में मिल जाएगा। 5 यूनिट में थिंकर हैं, दो दो तीन तीन थिंकर हैं एक यूनिट में। जो सबसे पहले एक ए यूनिट है, इसमें आपको मन्नू, कौटिल्य और शुक्र, ये 3 विचारक जो हैं पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले मैं आज जो शुरू करने जा रही हूँ वो है भारतीय आध्यात्मिक जो दार्शनिक विचारक था मन्नू। इस मन्नू का चिंतन क्या है, आध्यात्मिक रूप से भारतीय अतीत का जो चिंतन रहा है, वेदों का, कुरानों का, सभ्यता संस्कृति का, इस पर मन्नू का जो दार्शनिक चिंतन रहा है इसके बारे में मैं आपको विचार पे चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैं मन्नू के बारे में बता दूं। भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है बहुत ही प्राचीन है। आज भी हजारों ग्रंथ जो है इस सभ्यता व संस्कृति से संबंधित उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने केवल आध्यात्मिकता पर नहीं बल्कि अनेक विषयों पर चिंतन किया है। हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों का जो चिंतन है वो हमारे समाज के दार्शनिकों ने किया है, जो आप आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे। मन्नू का जो चिंतन है इसमें जो आध्यात्मिकता का चिंतन है, मन्नू की जो पुस्तक थी मन्नू स्मृति, ये एक धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ होते हुए एक राजनीतिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। राजनीतिक जो इनके अपने दार्शनिक विचार थे, जो इनका चिंतन था समाज के प्रति और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, और शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए समाज में, इसके बारे में जो इनका दार्शनिक चिंतन था इन्होंने मन्नू स्मृति में दिया है। मन्नू की जो विश्व प्रसिद्ध रचना मन्नू स्मृति है, इसमें इन्होंने वास्तव में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी विषयों पर जो है चिंतन किया है। इसमें मनुष्य जो है के संबंध में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के बारे में जो है इन्होंने चिंतन किया है कि क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, क्या किस प्रकार से हो अच्छी व्यवस्था, समाज जो है अच्छा समाज कैसे बने, इस पे मन्नू ने जो है चिंतन करते हुए अपने विचारों को सिद्धांतों के रूप में दिया है। सबसे पहले जो मन्नू का जो राजनीतिक विचार के संबंध में चर्चा करेंगे। मन्नू ने ये चिंतन करते हुए बताया है कि राज्य जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई है। राज्य की जो उत्पत्ति है वो ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ स्टेट के रूप में हुई है, कि राज्य जो है जो बना है वो कई तत्वों से मिलकर बना है। जो कई अंग हैं जो आपस में एक दूसरे से के सहयोग से राज्य जो है अस्तित्व में आया है। राज्य के बनाने के लिए जो ये 7 मन्नू ने बताया है कि राज्य के लिए जो हम देख रहे हैं कि एक राज्य बना है समाज में, वो राज्य की उत्पत्ति 7 ऐसे तत्व हैं समाज के जिन्होंने मिलकर के राज्य को बनाया है, राज्य अस्तित्व में आया है। राज्य इन किन तत्वों के सहयोग से अस्तित्व में आया है, इस पे चर्चा मन्नू स्मृति में मन्नू ने की है। उन्होंने ये बताया है कि राज्य जो है वो 7 तत्वों से मिलकर के राज्य का अस्तित्व जो है
बना है। इन 7 तत्वों को मनु ने राज्य की उत्पत्ति का सप्तांग सिद्धांत कहा है। सप्तांग सिद्धांत में जो 7 तत्व इसने बताए हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, इस पे मैं आपको बता दूं कि मनु का मानना है कि राज्य के इन 7 जो अंग हैं, इनका कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी का महत्व जो है राज्य को बनाने में बराबर का है। और इस पे इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये 7 अंगों ने जो है राज्य को बनाया है और किस प्रकार से ये 7 जो तत्व हैं, अंग जो हैं, ये अपना दायित्व पूरा करें जिससे कि एक अच्छा राज्य, एक अच्छा समाज बनाए। इसके लिए मनु ने चिंतन किया था। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है स्वामी। स्वामी जो महत्वपूर्ण अंग है, स्वामी अर्थात राज्य का जो राजा है, इसको उन्होंने नाम दिया है प्रभु। कि राजा जो है, जो स्वामी है राज्य का, वो एक प्रभु है। मनु का कहना है कि राजा को अपने नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी वह प्रजा को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है और तभी प्रजा उसका अनुसरण करेगी। नैतिकता के साथ ही राजा धर्मानुसार दंड धारण कर उसका प्रयोग करते हुए अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करेगा। इस प्रकार राजा ही राज्य का सुचारू संचालन कर सकता है। अर्थात मनु का मानना है कि स्वामी जो होता है वो राजा है राज्य का, उस पे ही राज्य के जो अस्तित्व है वो टिका हुआ है। अगर राजा शासन संचालन करने वाला नैतिक गुणों से युक्त है तो वो प्रशासन भी नैतिक गुणों के आधार पर अच्छा प्रशासन जो है जनता को, समाज को देगा। इसलिए स्वामी जो है वो नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए जिससे कि उसका अनुसरण प्रजा करे। दूसरा जो तत्व है, जो अंग है राज्य की उत्पत्ति में, जो अच्छा राज्य बनाने के लिए, वो है आमत्य। आमत्य यानी इसका अर्थ है मंत्री। मनु का आमत्य से तात्पर्य है प्रधानमंत्री से है, क्योंकि राजा समस्त राजकाज अकेला नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्री जो हैं, सलाहकार जो हैं राजा के, मंत्री, उन सलाहकार जिन्हें आजकल कैबिनेट या मंत्रिमंडल कह देते हैं, वो अमात्य का नाम दिया है मनु ने उन्हें, जिन्हें मंत्री कहते हैं आज के वर्तमान में। अतः वह शासन की, राजा जो है एक व्यक्ति अकेला शासन नहीं चला सकता, उसकी सलाहकार कमेटी जो है समिति मंत्री के रूप में होती है। वह शासन के संचालन में मंत्रणा करने के उद्देश्य से मंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु राजा को अनेक विषयों पर मंत्रणा लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है। एक मंत्री से कार्य नहीं चलता, उसे अनेक विद्वान योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना पड़ता है। इन मंत्रियों का मुख्य जो है वो आमत्य कहलाता है। मनु का मानना है कि राजा कहीं भी तानाशाह न हो जाए, अतः उस पर अंकुश रखने के लिए उसने आमत्य का विधान रखा। वह राज्य का मुख्य अंग होता है। मनु ब्राह्मण को पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ समझता है। ब्राह्मण क्योंकि वह धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता है। शासन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण तथा राजा को सलाह देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार राजा बिना आमत्य अथवा मंत्री की सलाह से कोई कार्य नहीं करता है। अर्थात मंत्री जो हैं वो राजा के सलाहकार होते हैं, जो योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर चुने जाते हैं, जो आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि जितने विशेषज्ञ, तकनीकी अच्छे व्यक्तित्व के ज्ञानी व्यक्ति जो है मंत्री होंगे, उतना ही प्रशासन जो है कुशलतापूर्वक समस्याओं का समाधान जो है करने में सहयोग, शासन संचालन के रूप में प्रधानमंत्री को सलाह देगा।
इसलिए आज भी इन चीज़ों का उल्लेख जो है वर्तमान में व्यवहार में देखने को मिलता है। मन्नू का तीसरा जो उन्होंने तत्व राज्य की उत्पत्ति के लिए, अच्छे राज्य के लिए बताया, शासन संचालन के लिए, वो था दुर्ग, या उसको नाम दिया पुर। मन्नू ने राज्य के दो प्रमुख विभाजन किए हैं, जैसे पुर और राष्ट्र। मन्नू पुर तथा दुर्ग को पर्यायवाची मानता है। पुर से मन्नू का तात्पर्य राजधानी से है। राज्य का पुर या राजधानी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह राज्य का हृदय कहलाता है। वह राजा का निवास होता है। वहीं बैठकर राजा समस्त राज्य क्षेत्र पर शासन करता है। उसकी रक्षा के लिए राजधानी को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ का वातावरण जो है, प्राकृतिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो, शत्रुओं से सुरक्षित हो, और जहाँ के निवासी जो है धार्मिक वीर हों। राजधानी में राजा का निवास स्थान एक श्रेष्ठ दुर्ग में रखा जाए। राजधानी का मुख्य आधार दुर्ग होता है। दुर्ग में मन्नू के अनुसार 6 होते हैं: धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, सेना दुर्ग और गिरि दुर्ग। इन दुर्गों में से किसी दुर्ग को लेकर बसाया जाना चाहिए। इस दुर्ग को आयुध, ये सारे जो सुरक्षा की दृष्टि से मन्नू ने बताए हैं कि जो राजधानी में दुर्ग हैं, जहाँ से शासन संचालन होता है, उनकी सुरक्षा जो है इन प्राकृतिक रूप से भी होनी चाहिए, पहाड़ों से, पठारों से और जल से आज जो है वर्तमान में सेना के द्वारा और आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो है इन दुर्गों की, इन स्थानों की सुरक्षा जो है की जाती है। तो मन्नू का मानना है कि दुर्ग जो है सुरक्षित होने चाहिए। आज भी उनको प्राथमिकता सुरक्षित रखने में दी जाती है। चौथा जो अंग है वो है राष्ट्र। मन्नू राज्य को ग्राम प्रधान रखना चाहता है। प्रत्येक ग्राम राष्ट्र की एक इकाई होगी। प्रथम संगठन 10 ग्रामों का होगा, दूसरा 20 ग्रामों का होगा, तीसरा 100 ग्रामों का होगा, चौथा 1000 ग्रामों का होगा। प्रत्येक 10 ग्रामों पर एक प्रमुख अधिकारी होगा। 20 ग्रामों का अधिकारी जो है एक होगा, और 100 ग्रामों का अधिकारी जो अधिपति होगा। इस प्रकार से आध्यात्मिक नाम जो है अधिकारियों को दिए हैं कि 10, 20 और 30 जितने भी ग्रामों का जो है एक समूह होगा, उसका अधिकारी जो है एक प्रमुख होगा। इनका कर्तव्य जो है अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और राष्ट्र में ग्रामों को अतिरिक्त नगर में होंगे, उनकी संख्या न्यून होगी। अर्थात नगरों की और विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि नगर की व्यवस्था के लिए एक पृथक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अर्थात आज जो पंचायतें बनाई गई हैं, उस समय ये एक ग्रामीण स्तर का ही चिंतन था मन्नू का कि गांवों को जोड़ करके एक प्रमुख अधिकारी जो है प्रशासन संचालन के लिए बनाया जाए, जिससे कि वो शांति और व्यवस्था भी बनाए अपने क्षेत्र में, और सुरक्षा भी स्थापित करने में सहायता जो है करे। इस प्रकार से ये एक चिंतन जो है, उस अतीत आध्यात्मिक चिंतन सबसे पहले मन्नू ने किया था कि जो है गांवों को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता है, और जो कि आज हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था का वितरण जो है किया जाता है। अगली जो अंग है वो है कोष। मन्नू के समय में भी धन का महत्व था। राज्य के संचालन हेतु राजा को धन की आवश्यकता रहती थी, अतः राजा एक राजकोष की व्यवस्था करता था। राजकोष की भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। मन्नू ने राजा को उपदेश दिया कि वह राजकोष को सदैव विभिन्न उपायों से पूर्ण रखे। मन्नू ने राजा को कर लगाने का अधिकार दिया। मन्नू के कर लगाने के अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया, जैसे प्रजा रक्षण सिद्धांत, प्रजा की रक्षा के लिए जनता पर कर लगाना, परंतु जो राजा अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे कर लगाने का अधिकार नहीं है। लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत,
बचत पर कर लगाना, राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत, योजना पूर्ति हेतु कर वृद्धि करना। मनु राजा द्वारा जनता पर उसके समर्थ से अधिक कर लगाने का विरोध करता था। उनका कहना था कि शोषण करने वाले राजा शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, अतः राजा को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जो राजा और प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी हो। कर व्यवस्था पर विस्तार से अलग से चिंतन जो है मनु ने किया था। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, जो कि राज्य के ये 5 अंग जो महत्वपूर्ण हैं, इन पे जो चिंतन मनु का था ये मैंने आपको विश्लेषित किया है। अब नेक्स्ट जो रह गए हैं 2, वो कल उन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।